आप सभी का हमारे स्टडी क्लासेस पर स्वागत है। तो इस क्लास के अंदर आज हमारा टॉपिक रहेगा आरबीआई की स्थापना कब हुई और कैसे हुई और किस कमीशन की सिफारिश पर हुई और आरबीआई में कितने गवर्नर होते हैं और कितने डिप्टी गवर्नर आदि के बारे में इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा। तो इस प्रकार ये वीडियो आरबीआई प्रत्येक एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इस प्रकार आप ये वीडियो आसानी से देख सकते हो। तो अपनी क्लास का आरंभ करते हैं और सभी को सबसे पहले गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और दोस्तों सभी को। तो इस प्रकार आज हम अपना वीडियो आरंभ करते हैं। तो साल 1926 में इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस से जुड़े रॉयल कमीशन ने एक सेंट्रल बैंक बनाने का सुझाव दिया। इस कमीशन को हिल्टन यंग कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार की सबसे पहले कि 1926 में सबसे पहले 1926 में भारत के अंदर ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश शासन था। तो उसमें बताया गया कि इंडियन करेंसी के लिए एक बैंक होना चाहिए और इस बैंक हेतु एक रॉयल कमीशन बनी और रॉयल कमीशन एक सेंट्रल बैंक बनाने की एक सिफारिश की। फिर रॉयल कमीशन को हिल्टन यंग कमीशन के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार ये सवाल आएगा कि अपने देश के अंदर जो केंद्रीय बैंक है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई। तो आप बता सकते हो कि रॉयल कमीशन या हिल्टन यंग कमीशन। तो 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की। इस प्रकार की 1934 के अंदर के आरबीआई एक्ट लाया गया। तो आरबीआई एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 में इस बैंक की स्थापना की गई। तो आरबीआई एक्ट 1937 लाया गया जिसके तहत आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 के अंदर की गई और इसके प्रथम अध्यक्ष विदेशी अध्यक्ष, क्योंकि उस समय 1935 में हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, स्वतंत्र नहीं हुआ था। तो स्वतंत्र नहीं होने के कारण प्रथम गवर्नर विदेशी होंगे और जिसका नाम सर ऑसबॉर्न आर्केल स्मिथ थे। तो हम आप बोल सकते हो कि ऑसबॉर्न स्मिथ थे जो 1 अप्रैल 1935 से लेकर 30 जून 1937 तक भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे। फिर प्रथम भारतीय गवर्नर आरबीआई के बने थे सी डी देशमुख, चिंतामण द्वारका नाथ देशमुख, जो बने थे 1800 सिंधु से 1982। उनका तो ये जीवन काल था। एक भारतीय सिविल सेवक थे और 1943 में ब्रिटिश राज अधिकारियों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नियुक्त किए गए और वे पहले भारतीय थे। तो इस प्रकार की 1943 में सी डी देशमुख प्रथम भारतीय जो आरबीआई के गवर्नर बने थे। तो 1937 के अंदर और प्रथम विदेशी थे सी डी कि ओस्मान स्मिथ थे और प्रथम भारतीय थे सी डी देशमुख जो आरबीआई के गवर्नर बने थे। तो इस प्रकार आप चित्र के अंदर के माध्यम से देख सकते हो ये सर ओस्मान स्मिथ जो प्रथम विदेशी गवर्नर थे और ये सी डी देशमुख जो प्रथम भारतीय गवर्नर आरबीआई के थे। तो अब आगे और भारतीय रिजर्व बैंक भारत का प्रथम केंद्रीय बैंक है, मतलब भारत का पहला केंद्रीय बैंक या भारत का एक ही केंद्रीय बैंक है उसका नाम आरबीआई है और जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमीशन की अनुशंसा या सिफारिश पर की गई थी। भारत के अंतज्ञ बाबा साहेब आम्बेडकर ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना अहम भूमिका निभाई। तो इस प्रकार प्रथम भारतीय जिन्होंने आरबीआई की स्थापना के लिए अनुशंसा की थी उनका नाम था बाबा या भीमराव अम्बेडकर ने की थी। उनके द्वारा प्रदान किए गए दिशा निर्देश व निर्देशक सिद्धांत के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक की बनाई गई थी और इस कमीशन को रॉयल कमीशन ऑन इंडिया करेंसी एंड फाइनेंस के नाम से भी जाना जाता। किसको? यंग हिल्टन आयोग को, जिसकी सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट 1937 के तहत 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, रॉयल कमीशन। तो भारतीय सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1950 में 49 में हुआ था, क्योंकि जब आरबीआई की स्थापना हुई तो उस समय ये निजी स्वामित्व का था, मतलब इसमें निजी लोगों की भागीदारी ज़्यादा थी और निजी लोगों की भागीदारी होने के कारण ये गवर्नमेंट का बैंक नहीं था। जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ तो 1 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने इसका सरकारी कंट्रोल में ले लिया था, तो इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। राष्ट्रीयकरण का मतलब है जिसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी 50% से अधिक हो। यदि भारत सरकार की 50% अधिक से मतलब 51% दी और इस प्रकार ये आरबीआई भारत सरकार के अंडर में आ गया और भारत सरकार का संपूर्ण कंट्रोल आरबीआई पर है, इसलिए इसको
सरकारी बैंक भी कहा या केंद्रीय सरकारी बैंक भी कहा जाता है। तो रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय पहला हेडक्वार्टर स्टार्टिंग में जब 1935 में इसकी स्थापना हुई तो उसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था, लेकिन जब 1937 में स्थायी रूप से इसका हेडक्वार्टर कार्यालय बम्बई में स्थापित कर दिया गया। तो केंद्रीय कार्यालय वह जगह होती है जहाँ गवर्नर बैठते हैं और जहाँ नीतियाँ बनी जाती है। तो हेडक्वार्टर में आरबीआई का गवर्नर बैठते हैं और साथ साथ डिप्टी गवर्नर भी बैठते हैं और वहाँ सभी सदस्य बैठकर बैंकिंग नीतियाँ बनाते हैं और मौद्रिक नीतियाँ बनाते हैं जिसे भारत में लागू करते हैं। तो भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है। तो आरबीआई की एसबीआई, तो एसबीआई भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र बैंक है और केंद्रीय बैंक आरबीआई है। और सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत का। तो इस प्रकार ये हेडक्वार्टर है एसबीआई का। तो ये आप देख सकते हो कि ये लोगो है, ये आरबीआई का लोगो है। तो आरबीआई का ये हेडक्वार्टर है, ये आरबीआई का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ताड़ का वृक्ष आपको दिखाई दे रहा है और बाघ दिखाई दे रहा है। तो ये आरबीआई का लोगो। आरबीआई केवल करेंसी नोट ही बनाता है। तो आरबीआई को अधिकार है कि 2 रुपये से लेकर 10,000 तक वो अपना नोट छाप सकता है और इन नोटों पर आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं। लेकिन 1 रुपये का नोट व 1 रुपये से लेकर 10,000 तक सिक्कों का छापने का अधिकार भारत सरकार का। तो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय के अधीन वित्त सचिव इन पर साइन करता है। तो 1 रुपये के सिक्के पर वित्त सचिव साइन करता है और 2 से लेकर 10,000 के नोटों पर करेंसी पर भारतीय आरबीआई के गवर्नर साइन करते हैं। तो भारत सरकार द्वारा सिक्के बनाए जाते हैं और आरबीआई उनको नोट बनाती है। भारतीय रिजर्व बैंक के बुनियादी कार्य बैंक नोटों का निगमन को विनियमित करना, मतलब कि आरबीआई का मुख्य कार्य होता है कि नोट छापना और उसको बाजार के अंदर भेजना और रिजर्व बनाए रखना। तो आरबीआई जब नोट छापती है तो उसके पास 200 करोड़ की अपने पास वो रखती है। तो 200 करोड़ में से जिसमें से 115 करोड़ सोना होता है और 85 करोड़ की वो प्रतिभूति अपने पास रखती है आरबीआई जब नोट छापती है तब। तो विनियमित करता है रिजर्व बैंक। भारत में मौद्रिक स्थिरता बनाई रखी जाती है। मतलब वो मौद्रिक स्थिरता मतलब मौद्रिक नीति बनाए। मौद्रिक नीति कैसे? जैसे आप मान लीजिए कि बाजार में मुद्रास्फीति ज़्यादा बढ़ गई है, मतलब महंगाई बढ़ गई है, तो आरबीआई की रेपो रेट दर बढ़ा देगी। जब रेपो रेट दर बढ़ा देगी तो बाजार में करेंसी कम आएगी और जिस पर महंगाई पर कंट्रोल कर दिया जाएगा। जब बाजार में मंदी होती है तो कि आरबीआई अपने मौद्रिक नीति के माध्यम से रेपो रेट या रेपो दर को कम कर देती है, जिसके कारण कि मुद्रा का प्रभाव के बाजार के अंदर अधिक हो जाता है। और रिवर्स रेपो रेट पर भी आरबीआई अपनी मंदी को कंट्रोल या उसको क्या कहते हैं मुद्रा प्रवाह या महंगाई को कंट्रोल कर सकती है। तो देश की मौद्रिक तथा ऋण प्रणाली का संचालन करना जिससे देश को लाभ हो। और ताड़ का पेड़ और बाघ आरबीआई का प्रतीक होता है और आरबीआई का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है। तो इस प्रकार की आरबीआई अपने लोगों के ऊपर एक ताड़ का वृक्ष लगा हुआ है और एक बाघ लगा हुआ है। तो आपको मैंने अभी चित्र बनाया था। तो ये 1 रुपये का नोट होता। तो 1 रुपये का नोट पर आप देख सकते हो जिस पर साइन होते वित्त सचिव के। बाकी वाले सभी नोटों पर होते हैं आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं। तो ये 2000 का, तो 2000 पे आप देख सकते हो उर्जित पटेल, ये पहले आरबीआई के गवर्नर थे। तो 2000 के नोट पर किनके साइन है? आरबीआई के गवर्नर का साइन है, ये सिग्नेचर किए हुए हैं। तो भारत में फाइनेंशियल ईयर, तो भारत के अंदर वित्त वर्ष कौन सा होता है कि 1 अप्रैल से लेकर 21 मार्च होता है। लेकिन आरबीआई का वित्त वर्ष होता है 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक होता है। बैंकों के लिए बैंकर के रूप में कार्य करता है। इसका मतलब ये होता है कि आरबीआई अन्य बैंकों को ऋण दे सकता है और पैसे वापस ले भी सकता है। तो रिजर्व बैंक अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। जब कोई बैंक घाटे में जा रहा है तो आरबीआई उसको पैसे को ऋण देकर उसको उभार सकता है। तो आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति रिजर्व बैंक अधिनियम के तहत केंद्र सरकार के द्वारा जाती है। तो आरबीआई के अंदर जितने भी सदस्य हैं, गवर्नर हैं, डिप्टी गवर्नर आदि की नियुक्ति भारत सरकार के द्वारा लेकिन 1937 के एक्ट के तहत की जाएगी। और एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। रिजर्व बैंक भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाला बैंक, मतलब इस पर भारत सरकार का संपूर्ण कंट्रोल है। केंद्रीय निदेशक बोर्ड रिजर्व बैंक के कारोबार का
पर्यवेक्षण करता है। केंद्रीय निदेशक बोर्ड पूर्णकालिक सदस्य एक गवर्नर होता है और 4 उप गवर्नर गैर पूर्णकालिक निदेशक होते हैं। भारत के करेंसी नोट पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। तो अभी मैंने कहा ना कि नोटों पर 2 रुपये से लेकर 10,000 के पर के आरबीआई के सिग्नेचर होते हैं, आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। आरबीआई की स्थापना के बाद अब तक 25 गवर्नर नियुक्त किए। तो पहले आपको मैंने बताया था ओस्मान स्मिथ थे, फिर भारतीय थे सी डी देशमुख और वर्तमान शक्तिदास हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं वर्तमान में। तो आप ये देख सकते हो, ये शक्तिकांत दास 25वें आरबीआई के गवर्नर। तो भारतीय रिजर्व बैंक के बुनियादी कार्य हैं बैंक। तो अब हम पढ़ेंगे कि भाई आरबीआई क्या काम करता है। तो आरबीआई बैंक नोटों को निगमन को विनियमित करना, मतलब बैंक आरबीआई नोटों को छापता है और नोटों को कम भी करता है, रिजर्व बना कर रखता है ताकि भारत में मौद्रिक स्थिरता बनाए रखे, मतलब ना तो महंगाई बढ़े और न मंदी आए। तो देश की मौद्रिक तथा ऋण प्रणाली का संचालन करना जिससे देश को लाभ हो। पूरे भारत में रिजर्व बैंक के कुल 29 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, 29 क्षेत्रीय कार्यालय, जिनमें अधिकांश राज्यों की राजधानी में स्थित हैं और मुद्रा परिचालन व काले धन की दोषपूर्ण की अर्थव्यवस्था का नियंत्रण करते हैं। तो ये मुद्रा का प्रवाह करने के लिए 29 कार्यालय बनाए गए हैं और 29 राज्यों के अंदर। आरबीआई सरकार को मौद्रिक नीति बनाती है। तो आरबीआई अपने सरकार को मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति पर सलाह देती है। जब सरकार की मौद्रिक नीति, अब मौद्रिक नीति पर नियंत्रण तो होता है आरबीआई, लेकिन उसको बनाने का कार्य कौन सा है? भारत सरकार या अन्य बैंक, व्यापारिक या व्यावसायिक बैंक के द्वारा मौद्रिक नीति बनाई जाती है। और राजकोषीय नीति बनाने के लिए भारत सरकार की ये सलाह देती है, सहायता करती है आरबीआई। आरबीआई सरकार बैंक के रूप में कार्य कर बैंकर का मतलब सभी बैंकों को ऋण देती है। भारतीय रिजर्व बैंक सरकार के ऋण का प्रबंधन, सरकारी प्रतिपूर्ति करे और विक्रय, मतलब सरकार की जितनी भी संपत्ति एसेट है उनको बेचने व खरीदने कार्य। कब बेचेगा? जब बाजार के अंदर की मुद्रास्फीति ज़्यादा होगी। मुद्रास्फीति का ज़्यादा का मतलब मुद्रा का प्रवाह बाजार के अंदर ज़्यादा होगा। तो मुद्रा का प्रवाह जब ज़्यादा होगा तो आरबीआई गवर्नमेंट की एसेट्स या प्रतिभूति को बेचेगा तो मुद्रा का प्रवाह अपने आप कम हो जाएगा। और जब बाजार के अंदर मुद्रा का प्रवाह कम है, मतलब पैसे कम है, मतलब मंदी चल रही है, तो उस समय आरबीआई प्रतिपूर्ति या एसेट्स बाजार के अंदर बेचेगी और बाजार के अंदर बेचने के बाद वो बाजार के अंदर मुद्रा का प्रवाह ज़्यादा हो जाएगा। इस प्रकार वह मौद्रिक नीति पर कंट्रोल करती हैं। और रेपो रेट का मतलब होता है कि जब बैंक आरबीआई अन्य बैंकों को ऋण देती है तो रेपो रेट के दर पर वो बैंक से ऋण लेती हैं। तो उपयोग अर्थव्यवस्था में तरलता को विनियमित करने के लिए किया जाता है और वहीं रिवर्स रेपो रेट का उपयोग बाजार में नकदी प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए। अब जैसे बाजार के अंदर मंदी चल रही है तो आरबीआई या मुद्रा का प्रवाह कम है तो आरबीआई रेपो रेट को कम करेगा, जिसका अन्य बैंक आसानी से आरबीआई से ऋण लेंगे और पैसों का बाजार में ज़्यादा आ जाएंगे। लेकिन रिवर्स रेपो रेट में क्या होगा कि जब बाजार के या मार्केट के अंदर पैसों या मुद्रा का प्रवाह ज़्यादा है तो आरबीआई रिवर्स रेपो रेट का मतलब बैंकों से उधार लेगी और उनको वापस ऋण देगी, रिवर्स उल्टा उनको ऋण देगी। जब रिवर्स रेपो रेट की दर ज़्यादा होगी तो बैंक अपना कस्टमर को पैसे देने के बजाय किसको देंगे? आरबीआई को देंगे। जब आरबीआई को देंगे तो मुद्रा का प्रवाह की मार्केट के अंदर कम हो जाएगा, जिसके कारण मुद्रास्फीति पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो उपयोग बाजार में नकदी प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति होती है तो आरबीआई वाणिज्य बैंकों को केंद्रीय बैंक में जमा करने और जब यही क्या कर मुद्रास्फीति होती है, मतलब महंगाई, मतलब पैसा ज़्यादा होता है तो आरबीआई वाणिज्य बैंकों को केंद्रीय बैंक में जमा करने और रिटर्न अर्जित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है, मतलब बैंकों को ऋण देता है ये। और मौद्रिक नीति तैयार करना बैंक का कार्य होता है आरबीआई का, और उसका कार्यान्वयन निगरानी भी करती है, वित्तीय प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण करती है और विदेशी मुद्रा का प्रबंधन। भारत का एकमात्र देश है जो विदेशी मुद्रा को भारतीय करेंसी में बदलता है और भारतीय करेंसी को विदेशी मुद्रा में बदला। वो केवल एक ही बैंक है, कौन सा? आरबीआई, जो केंद्रीय बैंक है। और मुद्रा जारी करना होता है, इसका विनियमन करना, परिचालन करना, योग्य न रहने पर उसे नष्ट करना। योग्य न मतलब जैसे कि कुछ पैसे ऐसे होते हैं जो आरबीआई अपने बदल देती है या उनको नष्ट कर देती है। तो ये आरबीआई का लोगो है, ये बाघ दिखाई दे रहा है, ये ताड़ का वृक्ष है। अब आरबीआई के द्वारा कुछ नियम, भारत सरकार या आरबीआई के द्वारा कुछ नियम बनाए गए तो अधिनियम। तो प्रतिपूर्ति सुविधा अधिनियम 1956,
तो सरकार प्रतिभूति का मतलब एसेट्स बाजार में किस प्रकार खरीदी और किस प्रकार बेचेगी, उनका अधिनियम 1956 के तहत बेचती हैं। भारतीय सिक्का अधिनियम 1906 मुद्रा और सिक्कों पर नियंत्रण। तो भारत सरकार किस प्रकार सिक्कों पर अपना नियंत्रण करती है और किस प्रकार सिक्कों के टकसाल में सिक्के बनाती है, उसका अधिनियम 1906 के तहत ही बनाती है। विदेशी मुद्रा का विनियमन अधिनियम 1973। तो विदेशी मुद्रा का भंडारण किस प्रकार करना, उसको किस प्रकार की देशी या भारतीय करेंसी में बदलना, ये 1973 के एक्ट के तहत बदलती हैं। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम और व्यापार और विदेशी मुद्रा बाजार पर नियंत्रण 1999 के एक्ट के तहत करती हैं। तो इस प्रकार 1956 का एक्ट है, 1906 का एक्ट, 1973 और 1909, तो इनमें सब अलग अलग बातें बताई गई है और इसी एक्ट के आधार पर ये सब कार्य किए जाते हैं। देश के 4 क्षेत्र बम्बई, कलकत्ता, चेन्नई और नई दिल्ली में। तो इन 4 क्षेत्रीय कार्यालय एक तो बम्बई में आ गया, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई में, और ये प्रत्येक 5 सदस्य होते हैं। प्रत्येक केंद्र कितने होते हैं? 5 सदस्य। तो केंद्र सरकार के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है और इनकी कार्य अवधि होती है 4 वर्ष की अवधि के लिए होते हैं। स्थानीय, और इनका कार्य क्या होता है? स्थानीय मामलों पर केंद्रीय बोर्ड को सलाह देना, स्थानीय सहकारी तथा घरेलू बैंकों की पारदर्शी व आर्थिक आवश्यकता का प्रतिनिधित्व करना और केंद्रीय बोर्ड द्वारा समय समय पर सौंपे गए ऐसे कार्यों का निष्पादन करना। तो ये स्थानीय मामलों को अपना स्थानीय मामले होते हैं ना, तो वो अपने केंद्रीय बोर्ड को सलाह देती हैं और जो समय समय पर जो आरबीआई के द्वारा इनको कार्य दिए तो उन कार्यों का ये निष्पादन करते हैं क्षेत्रीय कार्यालय। सरकार के द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों में 10 निदेशक और एक सरकारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है और अन्य 4 निदेशक 4 स्थानीय बोर्डों में से एक हैं। तो अब आरबीआई के कार्य एक तो मौद्रिक नीति तैयार करना, उसका निगरानी करना होता है, वित्तीय प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण करना होता है, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना, मुद्रा जारी करना और उनका परिचालन योग्य न रहने पर उन्हें नष्ट करना, सरकार का बैंकर बैंकों का बैंक के रूप में काम करता है, शाख को नियंत्रण करता है और शाख मौद्रिक नीति के द्वारा नियंत्रित की जाती है आरबीआई के द्वारा, और मुद्रा के लेन देन को भी नियंत्रित करता है। तो इस प्रकार आप ने आरबीआई के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ इसके क्लास के पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कीजिए, जिसके कारण आपको हर प्रत्येक 2 दिन या 1 दिन के अंदर आपको क्लास मिलेगी नए नए टॉपिक के बारे में और साथ साथ करंट से संबंधित भी जानकारी मिलेगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और धन्यवाद।